नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। आखिर इस देश को क्या हुआ? ये मुल्क तो हमेशा सच्चाई के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कई वर्षों में झूठ का एक बवंडर उठा। बवंडर तो आप लोग सब जानते हैं, राजस्थान में अक्सर जब हवा चलती है तो उठता है। उस बवंडर में रेत का गोल गोल चक्र बन जाता है और वो घूमता हुआ जाता है। बच्चे उसे देखकर बड़े मुस्कुराते हैं कि भूत आ गया, भूत आ गया। भूत वो भारत की पॉलिटिक्स में प्रवेश कर गया और फिर झूठ बोलो अभियान चला। प्रधानमंत्री ने कई बार मंच से कहा, झूठ बोलो और झूठ बोलो, तेजी से झूठ बोलो। वो अपनी बात कह रहे थे, जनता समझ रही थी कि ये विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं। धीरे धीरे वो झूठ आत्मसात किया मीडिया ने, नेताओं के बाद, और फिर चल पड़ा एक सिलसिला। इसी झूठ का पहली बार पर्दाफाश करने के लिए प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ा। भारतीय इतिहास का ये पहला वाकया है और इस वाकया ने पूरा सिस्टम हिला दिया। अब जब प्रधानमंत्री ने फैक्ट चेक किया तो फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी एक फिर फैक्ट चेक करके जब अपनी गलती हुई तो एक पोस्ट ही डिलीट कर दी। हम इसी पोस्ट से शुरुआत करेंगे, फिर प्रधानमंत्री तक जाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है दर्शकों से और मीनू जी से भी, जिसके बाद में समझेंगे कि इस देश में सूचना प्रसारण मंत्रालय है, इस देश में वित्त मंत्रालय का भी एक सूचना का आदान प्रदान करने का एक विभाग है, प्रवक्ता है। इस पोस्ट को उन दोनों ने खंडन क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री को क्यों करना पड़ा? और तब जब वो विदेश यात्रा पर। तो इसका मतलब कोई बड़ा मामला था जिसे सुलझाने को आना पड़ा। और या फिर दूसरी बात, या फिर ट्रंप जिस तरीके से आए दिन किसी न किसी चैनल को घसीटते रहते हैं, तो मोदी भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं कि माय डियर फ्रेंड जब ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। दोनों बातों को हम मीनू जी से डिकोड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल, एक तस्वीर मीनू जी के साथ है शेयर स्क्रीन पर, और इस तस्वीर है उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी संजय प्रसाद, साथ में हैं नितिन नवीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये आईएएस अफसर हैं संजय प्रसाद, उत्तर प्रदेश के 1995 बैच के, और इस समय ये एसीएस होम है, एसीएस टू सीएम है, यानी एक मुख्यमंत्री का सचिव होता है वो है। साथ में एसीएस सूचना भी है। ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण विभाग होते हैं जिनसे प्रदेश चलता है, यानी सूचना से, एसीएस होम से और एसीएस टू सीएम से। ये कल मिलने आए नितिन नवीन जी से। नितिन नवीन जी ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। तस्वीर में दोनों मुस्कुरा रहे हैं। जायसवाल जी भी बिहार से ही आते हैं। ये दोनों मिले, उसके बाद नितिन नवीन ने इसके फोटो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया। आज वो तस्वीर गायब है। तो ये हमारे एक पत्रकार साथी हैं उत्तराखंड के अजीत सिंह राठी, इन्होंने लिखा। ये आईएएस अफसर संजय प्रसाद हैं, कैडर इनका 99.5 है। कल दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले। नितिन नवीन के एक्स पर फोटो पोस्ट ही अब डिलीट हो गई है। एक अफसर का राजनीतिक दल के कार्यालय जाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोटो खिंचाना, सोशल मीडिया पर अपलोड होना और फिर डिलीट हो जाना, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। बड़ी शानदार पोस्ट लिखी है, यह कोई सामान्य घटना नहीं। दूसरी बात इसमें मैम यह है कि परसों यानी एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होना, उसके जस्ट बाद इनका जाना। ये संयोग और प्रयोग क्या है? ये पोस्ट क्यों डिलीट करनी पड़ी? और भाजपा ऐसा कर क्यों रही है जो हर बात में अब छीजा लेतर हो रही है और वो गाय बगाए भाग रहे हैं? जी देखिए, ये जो आपने दो घटनाएं का आपने उल्लेख किया, इससे ये लगता है कि जो अभी तक जो केंद्र सरकार जो पूरे मतलब लोहे के डंडे से शासन कर रही थी, वहां पकड़ ढीली हुई है। और कुछ ऐसा भी लगता है कि अफसरों ने अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दिया है। जैसे कि आज तक होता आया था कि अफसर सरकारी सूचनाओं का थोड़ा सा लीक कर देते थे, पत्रकारों को बता दिया करते थे। तो अब तो पत्रकारों का अंदर जाना ही बंद है सचिवालयों में कहीं पे भी। तो इसलिए कोई भी खबर लीक नहीं होती है। लेकिन अब लगता है ऐसा कि सरकार का जो कहता है ना इकबाल, वो चाहे योगी सरकार का इकबाल हो या फिर मोदी सरकार का इकबाल हो, उसमें थोड़ा कमी आई हुई लगती है, जिसकी कि हमें, क्योंकि हम थोड़ा ज्यादा लेंस लगा के रखते हैं, हमारे रडार पे रहते हैं ये, तो हम इसलिए इस चीज को पकड़ पा रहे हैं।
अब ये जो पिक्चर बता रहे हैं आप, ये एक पिक्चर इस सरकार की जो एक्चुअल जो काम करने का तरीका है, जो शासन प्रशासन प्रणाली है, उसको सीधे सीधे ये पिक्चर के रूप में प्रस्तुत कर रही है कि मोदी राज में इस तरीके से राज चलाया जाता है कि जो भी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अपना कामकाज चलाने के लिए जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उससे अपना दिशा निर्देश लेने पड़ते हैं। अब आपने बताया क्योंकि ये भी बिहार के हैं और जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी बिहार के हैं, तो इसलिए वो ज्यादा भाईचारा होगा, तो उन्होंने बड़े खुशी में कि हमारे गांव का आदमी मिलने आया है, फूल को लाया है, तो हो सकता है कुछ थोड़ा सा सत्तू पत्तू भी लाया हो, तो इसलिए वो उन्होंने पिक्चर अपनी उसके ऊपर लगा डाल दी उन्होंने। अब इसमें सवाल ये आ रहा है कि जो सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जो योगी सरकार का कोई सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, वो भी अध्यक्ष से क्या करने के लिए, क्या मिलने के लिए गया था, किस वजह से? देखिए मोदी जी जाएं, सॉरी योगी जाएं, योगी सरकार के नेता जाएं, योगी सरकार के मंत्री नितिन नवीन साहब से मिलने जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाना चाहिए उनका, क्योंकि सब भाजपा पार्टी के लोग हैं, भाजपा का नेतृत्व है और वो सुप्रीम कमांडर है नितिन नवीन साहब भाजपा के, तो उनका जाने का कोई दिक्कत नहीं है और वो फोटोएं तो लगातार छपती रहती है इस तरीके की। लेकिन योगी सरकार का एक सचिव स्तर का व्यक्ति आया, सीनियर आईएएस ऑफिसर, इस तरीके से गुलदस्ता लेके भाजपा के मुख्य अध्यक्ष से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने जाए, उसमें वजह मुझे तो एक ही वजह नजर आती है कि शायद सूनर और लेटर, देर में या जल्दी, ये प्रसाद साहब राजनीति में कूदने वाले हैं और हो सकता है बिहार की राजनीति में वो कूदना चाहते हो, उसके लिए नितिन नवीन साहब से अपनी जुगत बढ़ाने गए होंगे, अपना बताने गए होंगे, अपना बैकग्राउंड बताने गए होंगे, अपनी हो सकता है इलाका बताने गए हो कि फला इलाके से मैं कुछ करना चाहता हूं, या फिर बीजेपी वो जो सरकार छोड़ के वो नितिन नवीन साहब के करीबी सर्कल में आना चाहते हो, क्योंकि नितिन साहब अध्यक्ष हैं, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, 21 राज्यों में अकेले दम पे या सहयोग से उनकी सरकारें चल रही हैं, तो ऐसे में जो भाजपा का अध्यक्ष होगा उसके साथ भी एक बहुत बड़ी टीम काम करती होगी, तो उसमें ये आईएएस, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं चलता है, इवन जो हाईकोर्ट तक के जज हैं, पहले दिन वो जज की कुर्सी पे बैठे हैं और अगले दिन वो त्याग पत्र देके भाजपा के टिकट से इलेक्शन लड़ने पहुंच जाते हैं। तो मुझे कोई इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो प्रसाद साहब है ये यहाँ से त्याग पत्र देके राजनीति में कूदना चाह रहे हो। इससे पहले भी हुआ था 2022 के जब यूपी गवर्नमेंट के इलेक्शन हुई थी, आपको याद होगा कि एक रेवेन्यू सेक्रेटरी हुआ करते थे, राजेश्वर समथिंग उनका नाम था, पत्नी भी उनकी बड़ी ऑफिसर है या नामचीन कुछ है उनका नाम। आप थोड़ा सा गड़बड़ा रही हैं, पद गड़बड़ा रही है, वो ईडी के डायरेक्टर थे। यस राजेश्वर, राजेश्वर नाम सही याद था मुझे, पद नहीं याद था। पीपीएस मतलब पीपीएस अधिकारी थे, पीपीएस पुलिस के प्रांतीय अधिकारी थे यूपी कैडर के, और उनकी पत्नी आईपीएस है, इस समय नोएडा की पुलिस कमिश्नर है, और वो इस समय सरोजनी नगर से विधायक हैं, और उनका इस्तीफा जो वीआरएस था महज 15 दिन पहले हुआ, इतनी जल्दी मंजूर नहीं होता है, लेकिन उन्होंने दिया, उसके तीसरे दिन मंजूर हुआ गृह मंत्रालय से, और चौथे दिन उन्होंने सरोजनी नगर विधानसभा लखनऊ से पर्चा दाखिल कर दिया, इस समय वो वहां से विधायक हैं। अभी बड़ी चर्चा थी मंत्री बनने। जी हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही मसला नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी के इलेक्शन सिर के ऊपर हैं, 4-6 महीने में सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन है यूपी के, तो हो सकता है अपने लिए कुछ टिकट वगैरह की जुगाड़ भिड़ाने वो गए हों अपने इनके पास, अध्यक्ष जी के पास, क्योंकि भाजपा में एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे मंत्रियों की भी, सॉरी ऐसे अफसरों की, जो कि सरकार से वीआरएस लेके अपने नौकरी से रिटायर होने के बाद इमीडिएटली आफ्टर वो उसमें शामिल हो गए हैं, नहीं हुए हैं तो करवा लिए गए हैं। यहाँ तो इस देश के चीफ जस्टिस साहब इस्तीफा देते ही अगले दिन राज्यसभा के सदस्य बन गए थे, तो यहाँ तो देश में कुछ भी संभव है। इस फोटो में इससे कम बात मुझे लगती नहीं तो ये फोटो डालने की और इस पे ऑब्जेक्शन की कोई वजह नजर नहीं आती है। इसी फोटो के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो एक कमेंट में लिख रहे हैं कि ये बड़े फ्लैम्बॉयंट काइंड के अफसर हैं, ये वहाँ के जो लखनऊ की जो लुलु मॉल है, बोले मॉल में, वहाँ पे ये ईटरीज में बैठे हुए ऐसे ही कैजुअली खाते पीते दिखाई देते हैं, कई कैजुअली कई बाइक्स पे निकल जाते हैं सड़कों पे, तो
क्योंकि इनका जो, अगर वो जनसंपर्क में आ रहे हैं इतने ज्यादा ब्यूरोक्रेट, तो उससे ये पता चलता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो आना चाहते हैं। अब इसमें गलती नितिन नवीन साहब के कार्यालय की, जो वो देख रहा है उनका जो ये सोशल मीडिया विभाग जो कि पोस्ट करता होगा ये तस्वीरें, उसने जितने भी लोग आए सबकी तस्वीरें पोस्ट कर डाली, कि उसने ये नहीं छाटा कि भाई किसकी तस्वीर पोस्ट की जानी चाहिए और किसकी नहीं की जानी चाहिए। तो क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी के आदमी हैं, नौकरशाही के आदमी हैं, उनका क्या काम है भाजपा अध्यक्ष से मिलने का, उनका कोई मतलब ही नहीं बैठता। और अगर मिल रहे हैं और इतने गुलदस्ते वगैरह के साथ मिल रहे हैं तो डेफिनेटली कोई उनका पर्सनल काम है, उससे वो मिलने के लिए गए हैं। और मेरे हिसाब से पर्सनल काम उनका राजनीतिक काम है, वो राजनीति में आने वाले हैं। नोट कर लीजिएगा इस बात को, यूपी के जब चुनाव होंगे तो उसमें आप देखिएगा कि कहां से ये लड़ने वाले हैं। मैम एक और मेरे पास तस्वीर है, मेरे पास एक और तस्वीर है, उस तस्वीर की भी मैं थोड़ी सी आपसे समझने का प्रयास करूंगा। ये आपकी स्क्रीन पर है। दिस इज टोटली फॉल्स। दिस इज टोटली फॉल्स, नॉट एन आयोटा ऑफ ट्रूथ इन दिस। वो नीचे एक ग्राफिक लगा है, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट कंसीडरिंग टैक्स सेस सरचार्ज ऑन फॉरेन ट्रैवल, नो फाइनल डिसीजन येट। मतलब नीचे एक सीएनबीसी की रिपोर्ट लगी है, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट जो है फॉरेन ट्रैवल के ऊपर टैक्स लगाना चाहती है, सेस लगाना चाहती है या सरचार्ज लगाना चाहती है, लेकिन अभी कुछ फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। उसमें नीचे मैं आपसे ये जानने का प्रयास करता हूं कि आपका अपना लंबा अनुभव है, आपकी पत्रकारिता में कई प्रधानमंत्री आए चले गए, कई प्रधानमंत्री साल डेढ़ साल भी रहे, रिपोर्टिंग की आपने, देखा, लिखा भी, स्टोरियां की। क्या कहीं पढ़ा आपने कि अब तक भारतीय किसी प्रधानमंत्री ने कोई फैक्ट चेक किया हो? मैं थोड़ा इसलिए कि दर्शक भी अवेयर रहे। जी देखिए, ये सरकार में बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही है। इस देश के 80 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। मतलब प्रधानमंत्री, जो बात प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहनी चाहिए थी या मीडिया के जरिए कहनी चाहिए थी या राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए कहनी चाहिए थी, वो बात प्रधानमंत्री हैदराबाद की एक रैली में कह रहे हैं कि भाई तेल का संकट आने वाला है, तेल खाना बंद कर दो, खाद कम कर दो, ट्रैवल कम कर दो, विदेश में मत जाओ, ये ना करो वो ना करो, जो उन्होंने 7 बातें बोली। अब क्योंकि बोल चुके थे तो पुराना जमाना होता तो पब्लिक को पता ही ना चलता, 7 दिन बाद पता चलता कि क्या क्या नए संकट खड़ा हो गया है, उपद्रव। वो तो आप जैसे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं यूट्यूब के, उन्होंने इस बात को उठाया और पकड़ के पूरे देश में फैला दिया। इसलिए ये समय से पहले ये खबर फैल गई तो जो सरकार है उसमें भी अफरा तफरी मच गई। अब किसी ने ये लीक कर दी खबर। अब प्रधानमंत्री जो है इसका फैक्ट चेक करने आए हैं, पहली बार प्रधानमंत्री फैक्ट चेकर के रूप में दिखाई दिए हैं। अदरवाइज अब तक तो मोहम्मद जुबैर को बेचारा गालियां खाता रहता था कि ये सबसे ज्यादा आगे रहता है, झूठे फैक्ट चेक करता है। तो लेकिन आज प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा। उसमें भी प्रधानमंत्री किसका फैक्ट चेक कर रहे हैं, किसकी गलत खबर का खंडन कर रहे हैं? अपने पालतू मीडिया की। मोदी का पालतू मीडिया, मोदी का गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया खबर फैला रहा है। अब इनकी माने तो झूठ फैला रहा है सरकार के तौर पे, सरकार के बिहाफ पे, कि भाई सीएनबीसी ने, जो कि अंबानी साहब का चैनल है, अंबानी और अडानी जो साहब के चहेते हैं उन्हीं का चैनल है, उन्हीं के चैनल से और बहुत डिटेल में खबर है। ऐसा भी नहीं है कि अगर एक उड़ती ना, एक वन लाइनर खबर होती ना कि फॉरेन ट्रिप के ऊपर टैक्स लगाने की तैयारी है, उतना ही नहीं कह के माने, उन्होंने पूरी ग्राफिक लगाई है रिपोर्टर ने और उसमें बताया है कि सरकार की मंशा क्या है। इससे ये पता चलता है कि ये 2-3 इसके कारण लगते हैं। नंबर 1, या तो ये खबर सच्ची है, खबर सच्ची थी, सरकार ने एक टेस्ट बैलून छोड़ के देखा था, एक गुब्बारा छोड़ा हवा में कि देखें ये उड़ पाता है या नहीं उड़ पाता। तो मुझे लगता है कि ये जो फॉरेन ट्रैवल के ऊपर जो सेस लगाने की, टैक्स लगाने की बात है, इसका जो फॉरेन ट्रैवल करने वाले लोग हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए करते हो चाहे मनोरंजन के लिए करते हो, उनकी तरफ से बहुत तगड़ा विरोध आया है मोदी जी को। इसलिए मोदी जी तो खुद फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, सैर पे निकले हुए हैं, उनकी सैर पे ही लोगों ने विघटन डाल दिया। तो मोदी जी को उतर के आना पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं शिव कुमार मिश्रा जी, वो लोअर क्लास के 80 करोड़ जो अनाज खाने वाली जनता है वो नहीं जाती फॉरेन ट्रैवल करने। कौन जाती है? जो कि मोदी जी के डोनर्स हैं। वोट तो चाहे ना डालते हो लेकिन चंदा दाता है सबसे बड़े, वो अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास के लोग हैं
जो कि इस देश का जो सूट बूट है, जो सूट बूट की सरकार है, क्योंकि ये तो जो सूट बूट वाले लोग हैं वो जाते हैं। वो ये मौसम आ गया है गर्मी का, ये 3 महीने जो अमीर लोग हैं, जैसे बॉम्बे का मैं बताती हूँ आपको, साउथ बॉम्बे जिसपे कि मलाबार हिल, पैडर रोड, कारमाइकल रोड, वो इलाके अब सुपर रिच लोगों के इलाके इस वक्त वो खाली हो चुके होंगे। वहां से 3 महीने से लेके 4 महीने तक के लिए लोग विदेशों में चले जाते हैं, सबके सेकंड होम है पैसे वाले लोगों के वहां, तो वो वहां रहते हैं और जब यहाँ की गर्मी खत्म हो जाती है तो साहब लोग वापस आ जाते हैं। अब ऐसे लोगों की विदेश यात्रा पे टैक्स लगाएंगे मोदी जी, जो कि उनको चंदा देने में सबसे आगे हैं, तो वो तो जो उनका विरोध आना स्वाभाविक है। अब गरीब आदमी क्या, जो ये तो, और मिडिल क्लास में भी जो निचला तबका है वो तो बेचारा कुल्लू मनाली और यहाँ शिमला विमला जाके अपना बड़ा समझता है कि हमने तो बहुत बढ़िया जगह घूम आए। अब ये अमीरों के लिए जो विदेशों में, जो एग्जॉटिक लैंड, जो ठंडे देशों में जाते हैं, तो उनके उनके ऊपर मोदी जी गाज गिरेगी। तो मोदी जी ने ये छोड़ के देखा था कि देखूं ये लोग भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने जो है वहां से वो उनका जो टेस्ट बलून है वो फुस हो गया। तो मोदी जी जो है वो उन्होंने वो एक्शन मोड में आए और उन्होंने लगा दिया। देखिए, अगर ये जो नाराजगी अगर जो उनके मिडिल क्लास से आई है, अपर मिडिल क्लास से, वो स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी जी ने सोने के ऊपर कहा कि भाई सोना कम खर्चो, पे पैसा मत लगाओ, सोने के जेवर मत खरीदो, कोई बात नहीं, नहीं खरीदेंगे। तो 2 दिन बाद ही उसपे 15% ड्यूटी लगा दी इम्पोर्ट पे। तो उससे पब्लिक को लगा कि आज आप मना कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल मत करो, जरूरत डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो, और अगर आप जो है जिस तरह से आपने सोने पे किया ऐसे ही आप फॉरेन ट्रेवल पे करेंगे और आप लगा देंगे टैक्स। तो आपकी बात का हमें विश्वास नहीं है, तो खूब हल्ला गुल्ला मचा है, जो कि हमारी और आपकी नजर में नहीं आया, क्योंकि हम तो उस क्लास में है ही नहीं, अपर क्लास में, जो भाई ये सरकार सूट बूट की सरकार है तो सूट बूट वालों के लिए इंतजाम करती है। अब भाई गरीबों के लिए तो ये कह रहे हैं, भाई जो जिस गरीब को पहले 2 चम्मच तेल भी मयसर नहीं था, उसको मोदी जी ने कहा है भाई 1 चम्मच खाओ तेल, तो उनके लिए कम कर दिया। और उस गरीब तबके से आवाज भी नहीं है, कोई चू भी नहीं है। आप ये देखिए, अमीर तबके से चू हैं, उन्होंने आवाजें उठानी शुरू कर दी कि आप कहां से हमारे फॉरेन ट्रेवल पे कैसे टैक्स लगाएंगे। आप लगाना है टैक्स तो गरीब के तेल पे लगाइए कि खाना बंद करे, वो किसान की खाद पे लगाइए कि कम खाद इस्तेमाल करे। हमारे ऊपर, हमारे फॉरेन ट्रिप के ऊपर आप टैक्स क्यों लगा रहे हैं। तो ये जो है, दूसरी बात इसमें नजर ये आती है कि मोदी सरकार की जो ये अपनी तरफ से कुछ योजनाएं लाते हैं, कोई विचार लाते हैं, तो वो विचार जो है उसमें वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता। इनको विचार तो छोड़ देते हैं पब्लिक में, कानून लिया है या आदेश ले आए, घोषणा कर दी, लेकिन उसको बार बार बदलना पड़ता है क्योंकि उसमें कमियां रह जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा नोटबंदी, जाहिर की नोटबंदी घोषित कर दी, तैयारी थी नहीं, आधे अधूरे चीजें बगैर सोचे समझे कर दी, और 50 दिन में 69 उसमें संशोधन आए कि ये नहीं ऐसा है, ये नहीं ऐसा करो, ये नहीं ऐसा करो, ये नहीं ऐसा करो, पब्लिक का पागल बना दिया। ऐसी फॉल्टी जीएसटी ले आए, उसमें 4-5 साल तक तो संशोधन ही होते रहे। व्यापारी सारे जो नोटबंदी से कुछ बचे कुछ थे, उनको उन्होंने यहाँ धंधा बंद कर दिया कि भाई हम अपना धंधा करें या तुम्हारा ये जीएसटी फॉर्म भरें। तो वो चीज हुई। ऐसे ही किसान कानून का हुआ, वापस लेने पड़े, क्योंकि बगैर किसी से सलाह मशवरा करे अपनी अकल से लगा देते हैं। तो इनके यहाँ जो ये आया था, ये देखिए, इसमें झूठ कुछ नहीं है। ये बात, मुझे ये खबर झूठ नहीं लगती, क्योंकि बहुत डिटेल्ड खबर है, और वो डिटेल्ड खबर ये एक टेस्ट बैलून की तरह छोड़ी गई थी कि देखते हैं जो इससे प्रभावित होने वाला तबका है, क्योंकि वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं, वो बिजनेस के लिए भी जाते हैं लोग विदेशों में। तो वो क्या रिएक्शन देंगे कि टैक्स लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। लेकिन बड़े जो हैं, वो जो अमीर वर्ग है, बड़े छोटे दिल के हैं। अरे भाई, गरीबों को ही देख लो, वो कह रहे हैं कि मोदी जी चाहे 1000 रुपए का लीटर का तेल कर दे, हम खरीदेंगे। और इनको देखो, अमीरों को विदेश यात्रा पे टैक्स लग गया है तो उसी में बिल बिला उठे। अरे तुमको क्या फर्क पड़ता है, मोदी जी और रास्ते निकाल देंगे आपकी आमदनी के। लेकिन नहीं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। और देखिए, ये जो है, ये जो विदेश यात्रा का मामला है या तेल का मामला है, तेल का संकट, मैं जनता पब्लिक को बता दूं, जब तक होर्मुज नहीं खुलेगा तब तक ये तेल का संकट जारी रहेगा। और अभी कोई निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ट्रम्प जो विदेश गए थे तो उसमें लगता था शायद होर्मुज सबसे पहले प्रायोरिटी पे होगा और खुलेगा ये, क्योंकि दुनिया त्राही त्राही कर रही है, लेकिन उसमें कोई सहमति अभी बनी नहीं है। तो ये होर्मुज बहुत लंबे समय तक बंद रहने वाला है, और मोदी जी की जो नीति है, विदेश नीति, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है।
वो जो यूएई गए हैं, दुबई गए हैं, उससे पता चलता है कि मोदी जी अभी भी इजराइल के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि यूएई इजराइल के साथ है। नहीं तो मोदी जी दुबई जाना, अपना यूएई जाना पोस्टपोन कर सकते थे, ना जाते, लेकिन वो गए और उन्होंने ये मैसेज दिया कि पड़ा रहे हॉर्मुज बंद, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं इजराइल के साथ ही खड़ा हूं। तो अब जो भक्तगण हैं वो सोच ले अपनी, क्योंकि भक्तगण भी बहुत ज्यादा मीम बना रहे थे। अब सबको पसीने सबको छूट रहे हैं, किस किस चीज को मास्टर स्ट्रोक बताएं, अब कैसे बताएं। ये मास्टर स्ट्रोक की मोदी जी की विदेश नीति का मास्टर स्ट्रोक है। देखो जी, तेल ही आना बंद हो गया देश के अंदर, और अब जो इनकी नीति चलती रहेगी, अगर यही विदेश नीति, तो अब हम बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हैं देश के। लेकिन अब क्या है कि उसको तो जब आएगा संकट देखी जाएगी। लेकिन ये जो चल रहा है, जो आपने जो 2 ट्वीट के बारे में कहा है, वो जो दोनों ट्वीट हैं वो ये बताते हैं कि जो सरकार पूरी, जो कहते हैं ना, पूरी लोहे की पूरी तरह कस के पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था पूरे सिस्टम को, उस सिस्टम पे जकड़ जो पकड़ है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो नेतृत्व की, वो ढीली पड़ रही है। उसका नतीजा ये है कि नितिन नवीन के साथ एक ब्यूरोक्रेट की तस्वीरें छप जाती हैं, और उसका नतीजा ये है कि कोई भी चैनल कहीं से भी खबर उठा के या ला के छाप देता है, और मोदी जी को उसका फैक्ट चेक करने आना पड़ता है। तो ये इससे पता चलता है कि मोदी जी विदेश में बैठे को भी चैन नहीं है। तो नहीं तो मोदी जी तो जाते थे, अरे पीछे अमित शाह है ना संभालने के लिए। अब अमित शाह जी से नहीं संभला मसला संभालने के लिए मोदी जी को रात को उठना पड़ा और ट्वीट करना पड़ा। तो अब जो है, अब इंतजार करिए, देखिए ये जब तक ऊर्जा का संकट चलेगा, तो ये क्या इस मैम तरह के इस चैनल का लाइसेंस रद्द होगा? इससे पहले भी वित्त मंत्री ने इस चैनल की एक पोस्ट को खंडन किया, एक पोस्ट का वित्त मंत्री ने पहले किया। चैनल का तो नहीं रद्द होगा, क्योंकि ये चैनल अंबानी का चैनल है। तो इसलिए अडानी साहब ज्यादा प्रिय हैं मोदी जी को अंबानी के मुकाबले, लेकिन इस वजह से अडानी का चैनल अंबानी का तो नहीं होगा। लेकिन ये बताने के लिए कि हाँ भाई हमारा इकबाल जारी है, वो रिपोर्टर की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि जिस खबर का फैक्ट चेक खंडन प्रधानमंत्री कर रहे हो, जिस खबर का खंडन और सरकारी खबर का, वो खबर जिस रिपोर्टर ने की है, उसकी नौकरी तो शायद हो सकता है उसी वक्त चली गई हो जिस वक्त ये खंडन आया था, क्योंकि ये सरकार की साख पे बट्टा लगाने वाला ये है, खबर है। क्योंकि कोई भी चैनल, देखिए ये वो बेचारी जो रिपोर्टर है, उसने कोई अपनी तरफ से खबर जनरेट नहीं की, उसके पास तो खबर आई है और इतना डिटेल उसके पास आया है। लेकिन क्योंकि अब पब्लिक को दिखाना है, जो उनके सूट बूट वाले लोग हैं, सूट बूट की सरकार है, उस वर्ग को संतुष्ट करना है, तो उस जो रिपोर्टर है, जो पत्रकार है, उसकी नौकरी तो डेफिनेटली चली गई होगी। और अगर नहीं गई होगी तो वो एक हमारे लिए एक बड़ी अचरज की बात होगी कि उसको बख्श दिया गया। कि अगर वो बख्श दिया जाता है तो इसका मतलब खबर सच थी। अगर वो महिला है, शायद लेडी है वो रिपोर्ट करने वाली, तो उससे अगर वो बख्श दी जाती है, उसकी नौकरी बच जाती है, तो ये मान के चलिए कि रिपोर्ट में सच्चाई थी, महज एक टेस्ट बैलून के तौर पे छोड़ा गया था। और अगर रिपोर्ट सच्ची नहीं थी तो रिपोर्टर की नौकरी जानी चाहिए। जी चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन प्रधानमंत्री के फैक्ट चेक करते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पोस्ट डिलीट करना पड़ा, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री का अपने पार्टी में चयन करते हैं। दोनों पर सवाल उठे हैं। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि वो नए हैं। बीजेपी कोई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पोस्ट डिलीट कर भागें तो इसका जवाब कौन देगा? उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये झूठी खबर है। तो यही तो साहब हम और मीनू जी काफी समय से कहते आ रहे हैं कि खबरें झूठी चल रही हैं, जनता को मिसगाइड किया जा रहा है, और आप नहीं मान रहे हो क्योंकि वो जनता के बीच की खबर है। ये आपके बीच की खबर आई इसलिए आप घबरा गए, ये आपकी साख की खबर थी इसलिए आप घबरा रहे। जनता की मजाक उड़ रही है, उसे आपको रोकने में कतई इंटरेस्ट नहीं है, कतई आपका स्वाभिमान नहीं है। जनता की मजाक बनती है तो बनती रहे, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मीनू जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।